अलग Yes, sir. या Yes, sir. बेटा अब शीट ज्वाइन कर रही है। तफसील तफसील मेरी आवाज आ रही है? तफसील ओके। अब नेक्स्ट कुछ चीजें लिख लो, दो चार पॉइंट लिख लेना। अब ट्राई करना तफसील, ट्राई करके देखो। यहाँ से तो सब ठीक है, एक बार फिर भी ट्राई करो। नॉट एबल टू, उधर से ही कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। मेरी आवाज आ रही है ना? तो बात अभी फिर करो, हो सकता है उधर से ही कुछ प्रॉब्लम, इधर से तो कुछ है नहीं। क्योंकि बाकी सबको तो आवाज आ रही है, और बाकी सबको मैं भी सुन पा रहा हूँ। एनीवे ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक आध नंबर का क्वेश्चन इस बीच में से आता है, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
सबसे पहले बात करूंगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सीवी, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या होता है इसका डेफिनेशन लिख लो। द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, कितना वेरिएबल है या कितना स्कैटर है, उसके मेजर करने के टेक्निक को कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं। डेटा कितने दूर में फैला हुआ है, वेरिएबिलिटी। और फॉर्मूला CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। जैसे मैंने बताया था, सिग्मा कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सिग्मा। दो तरह का सिग्मा होता है, एक हमने यूज किया था ये वाला, इसको भी मैंने कहा है सिग्मा, इसका मीनिंग होता है सम। और ये जो सिग्मा है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी सिग्मा है, इसको बोलते हैं। और एक्स बार इज बीन ऑलरेडी नो। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए मुझे सिग्मा निकालना होगा, एक्स बार निकालना होगा, इंटू 100 कर देंगे। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करा रहा हूँ, अगर किसी को कम समझ आए कोई बात नहीं, हम इसको रिपीट करेंगे बाद में। पर जो कॉपी में अगले सैटरडे को जो वही क्वेश्चन करूँगा, उस असाइनमेंट डिस्कस करूँगा जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अभी तो समझा देता हूँ। अब 2 पॉइंट लिख लो। इफ कोवेरिएंस इज ग्रेटर, अगर किसी क्वेश्चन में कोवेरिएंस ज्यादा है, इट मीन्स मोर वेरिएबल, या इसको आप कह सकते हैं लेस कंसिस्टेंट। मोर वेरिएबल, लेस, अगर वेरिएबल ज्यादा है तो दैट मीन्स कंसिस्टेंसी कम है, लेस कंसिस्टेंस। या इसको हम ये भी कह सकते हैं लेस यूनिफॉर्म, या लेस स्टेबल, या लेस होमोजीनियस। और दूसरा पॉइंट, इफ CV इज लेस, तो उल्टा, सब सारा कुछ उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स लेस वेरिएबल, मोर कंसिस्टेंट, सबको उल्टा कर दो। मोर कंसिस्टेंट, मोर यूनिफॉर्म, मोर स्टेबल, मोर होमोजीनियस। होमोजीनियस। कॉपी में लिख लेना सबके सब, क्योंकि इसके बेस पे एक क्वेश्चन करूंगा अभी। तो ये लास्ट वर्ड क्या लिखा है? होमोजीनियस, होमोजीनियस। क्वेश्चन,
क्वेश्चन लिखो, एन एनालिसिस of monthly wages paid to be paid to the workers of two firms. Workers of two firms A and B. जैसे यहाँ पे लिखा है फर्म ए, इधर लिखा है फर्म बी. नंबर ऑफ वर्कर फर्म ए में 1000 और फर्म बी में 1200. एवरेज मंथली वेजेस इसमें ₹2800 और इसमें भी ₹2800. एवरेज का मीनिंग होता है मीन, मीडिया एवरेज एक ही बात है. और वेरिएंस का 100 169. क्वेश्चन है which firm A और B, which firm A और B is more variable, that is greater variable. Greater variable. अब देखो दोनों का जो मीन है वो सेम है, तो हम चेक करेंगे वेरिएंस को. ए का वेरिएंस 100 है, बी का वेरिएंस 169 है. अभी मैंने बताया था कि जिसका वेरिएंस ज्यादा होता है वो क्या होता है, देख के बताओ जो लिखा है. अगर वेरिएंस जिसका ज्यादा होगा तो वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा या कम होगा. याद है वो क्वेश्चन. तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालो, इसके लिए तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो सीवी ऑफ ए का सीवी, इसको आप डायरेक्टली भी वैसे कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मीन तो सेम है. तो अगर मीन सेम है तो जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे उसका कोई फायदा नहीं होगा. 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का आएगा. तो अगर मीन सेम है, यहाँ पे लिख देता हेयर मीन इज सेम, therefore the firm having more variance is greater variable. Yeah, having more have more variance, having greater variability. So that means firm B is more variable. FIRM, firm B is more variable. अगर मीन सेम नहीं होता तो मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होता. बट ऐसे क्वेश्चन में या तो मीन सेम देगा या स्टैंडर्ड डिविएशन दिया होगा. इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है. स्टैंडर्ड डिविएशन में हमें सिर्फ डिवाइड करके इंटू 100 करना होता है. स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया होगा, वेरिएंस भी दिया होगा,
you have to write coefficient of variation, फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो बस। पूरा इतना बड़ा प्रोसेस करके नहीं निकालने आएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के बेस पे असाइनमेंट दूंगा, उसको सॉल्व करना। अब नेक्स्ट डिस्कस करूंगा जो नेक्स्ट चैप्टर है, सबसे पहले क्वार्टाइल। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। क्वार्टाइल मीन्स 4, डिसाइल मीन्स 10, परसेंटाइल मीन्स 100। तो वो दोनों नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ क्वार्टाइल पढ़ना है। So this divides the distribution into 4 equal parts. Into 4 equal parts. इसको हम एक को Q1 से डिनोट करते हैं, Q2, Q3। ये जो बीच में Q2 आता है, दिस इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन निकालने तो आता ही है बेसिकली, Q1 और Q3। ये कैसे निकालते हैं इसको देखो। एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पर 30 नंबर में इतने बड़े क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। एक मिनट में कुछ वैसे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो पेपर में आ सकते हैं, और देखो कितने को आता है। क्योंकि 30 मार्क्स का मीनिंग होता है कि ज्यादातर छोटे क्वेश्चन आना, बड़े क्वेश्चन एक दो आएगा। यस सर, सिर्फ लास्ट में बड़े क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली छोटे ही होंगे। क्या लास्ट में? मोस्टली छोटे क्वेश्चंस ही होंगे, लास्ट में एक दो ही बड़े आएंगे बस। हाँ, क्योंकि वैसे भी इस बार का जो टेस्ट है वो नवंबर दिसंबर वाला, वो सिर्फ छोटे क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है। तो मोस्टली छोटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और बड़े क्वेश्चन भी मैंने बता ही दिए। बड़े क्वेश्चन में वो ऐसा आ सकता है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने वाला, और जो मैंने बताया वो वाला। और जब उधर से आओगे तो एक आध क्वेश्चन उसका बता दूंगा। उसमें से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है जो, क्या नाम है चैप्टर का, एक और जो चैप्टर जो रह रहा है कोरिलेशन के बेस। ओके सर। सबसे पहले तो जो जो हमने 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं, तो उसके बेस पे देखो। सबसे पहला चैप्टर हमने ग्राफ का डिस्कस किया था। ग्राफ के क्वेश्चन के बेस पे एक दो पूछता हूँ क्वेश्चन। जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्वेश्चन है
in a distribution the mid value of class is 15 and class interval is 4. Find the lower limit of the class. इसमें there multiple choice है. इसे लिखा है the lower limit of class is number 1 10, number 2 12, number 3 13 और number 4 14. अब बताना कौन सा आंसर होगा. मिड वैल्यू दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, हमें लोअर लिमिट बताना है. कैसे निकालें? या Yes, sir. मिड वैल्यू का मीनिंग होता है क्लास मार्क. क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला है? क्लास मार्क का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? Lower limit plus upper limit upon 2. 2. तो मैं उसको कैसे यूज करूं यहाँ पे? लोअर प्लस अपर अपॉन में 2. ना तो मुझे लोअर लिमिट पता है ना अपर लिमिट पता है. मुझे सिर्फ पता है क्लास मार्क दैट इज मिड वैल्यू. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 इक्वल टू, सपोज करो कि लोअर लिमिट को मैंने ए कह दिया, अपर लिमिट को बी कह दिया. तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2. इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई ए प्लस बी इक्वल टू 30. एक तो ये हो गया कंडीशन. दूसरा दे रखा है डिफरेंस इन द क्लास इंटरवल का मीनिंग होता है दोनों का डिफरेंस 4. और ये लोअर है ये अपर है, तो बी माइनस ए ये है 4. इतना समझ आया? Yes, sir. अब इसको सॉल्व कर दो. ए से ए कैंसिल, लीनियर की तरह. 2b इक्वल टू 34, b इक्वल टू 34/2 70. b 17 है, लेकिन b तो हमारा क्या है? अपर लिमिट है. मुझे निकालना है लोअर लिमिट. तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ. a प्लस बी इक्वल टू 30, a प्लस 17 इक्वल टू 30, a इक्वल टू 30 माइनस 17 30. तो 13 इज आंसर. यस. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, हम ओरली भी कर सकते हैं. देखो जितना क्लास इंटरवल दे रखा है उसका आधा कर दो. जैसे क्लास इंटरवल 4 है, 4 का हाफ हो गया 2. अब ये 15 में 2 माइनस कर दो, 2 प्लस कर दो, तो इंटरवल हो जाएगा 13 to 17. वैसे भी हम ओरली कर सकते हैं, और नहीं तो ये प्रोसेस है पूरा करने का. क्योंकि अगर किसी भी इंटरवल का मिड वैल्यू पता है तो मिड वैल्यू का हाफ कर देंगे तो दोनों साइड का आ जाएगा, लोअर भी आ जाएगा अपर भी आ जाएगा. ओके. ये मैं ओरली बोलता हूँ, खुल के बताना. तो टैली मार्क्स है, क्या फाइंड करने के लिए होता है? क्लास इंटरवल, रेंज, फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट. टैली मार्क्स क्या बताता है? क्लास इंटरवल, रेंज, फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट. Frequency.
फ्रीक्वेंसी। हाँ ठीक है, बाकी तो इजी इजी है क्वेश्चन। रेंज क्या होता है? रेंज निकालने, रेंज कैसे निकालते हैं? या मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ओके सर। वो भी ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस पे एक ये क्वेश्चन करके निकाला। लोअर लिमिट को हमने एल कहा और मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क को एन, तो अपर क्लास लिमिट क्या होगा? अपर क्लास लिमिट, एल बी द लोअर क्लास लिमिट, क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट निकालना है और 4 कंडीशन दे रखे हैं। एम प्लस एल प्लस एम बाई 2, एल प्लस एल बाई 2 और फोर्थ का एम माइनस 2 एल। ये बताना। ये 2m माइनस एल है, 2m माइनस 1 भी है, 2m माइनस एल। जैसे ऊपर बताया ना वैसे दो इक्वेशन बनाओ। तो 2m माइनस एल। हाँ 2m माइनस एल को, ये आंसर आता है। ठीक है, तो इस वाले का तो 1 मार्कर कर सकती है, ग्राफ आता ही है। अब सेकंड वाले में से बता दो। जब तक असाइनमेंट नहीं जाता तब तक आरडी में से एक बार गो थ्रू कर लेना और पुराना जो असाइनमेंट दिया है उसको कर लेना। अभी एक असाइनमेंट दिया था उसका, वो भी करना है। और बाकी 3-4 दिन में जितने असाइनमेंट है उसको मैं उस पर डालता हूँ ग्रुप पे, और जितना हो सकता कर लेना। और सैटरडे को एक बार जो डाउट होगा डिस्कस कर लेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा बता दूंगा। ओके सर। और पेपर कैसा हुआ वो बताना है जब पेपर हो तो। और साथ में पेपर पेपर मिलता भी है क्या, या सबमिट कर देते हैं यार? नहीं सर, मिलता भी है, मैं आपको भेज दूंगी। हाँ तो वो भी। चलो एक बार गो थ्रू कर लो, आज यहीं तक करता हूँ। तो 2-3 चीजें रह गई, 2-3 चीजें बाद में मैं इसके बेस पे बता दूंगा जब उधर से आओगे तो। मेन मेन चीजें मैंने कराई दिया है, और इतना मुश्किल पेपर आएगा भी नहीं क्योंकि स्कूल में इतना मुश्किल तो आता नहीं। एक बार गो थ्रू कर लो,
जहां तक कराया वहां तक में से अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछो। बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर डिस्कस करूंगा बेंच में। कई बच्चे पहले नहीं कर रखे हैं तो उनको ठीक से आया नहीं होगा। और अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो जो जनरल मैथ है उससे ज़्यादा सिलेबस अप्लाइड मैथ का ही है। बट ये स्कूल क्योंकि ये 11th क्लास है तो स्कूल पे डिपेंड करेगा कि स्कूल में क्या क्या कराया है, कितने टॉपिक्स कराए और किस स्टैंडर्ड से कराया, वो मुझे बताते रहना जो जो टॉपिक्स कराते जाए टॉपिक्स वाइज। ये मेरे स्कूल में हो गया, सिर्फ एक चैप्टर के अंदर जो पार्ट है उसको बताते रहना। ओके, तो आज यही तक करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में सेट का रिवीजन होगा, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन उससे डिस्कस होगा। उससे अगली क्लास में रिलेशन का रिवीजन होगा। और फिर सैटरडे को यही स्टैट्स होगा। अगर संडे को कोई डाउट होगा तो एक क्लास और रख दूंगा और उसके बाद नए टॉपिक शुरू करेंगे या जिसका जैसे पेपर होगा उससे। ओके ओके। ओके देन क्लास ओवर।